नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे परियोजना विधि, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इतिहास की, क्योंकि इसका इतिहास भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, परियोजना विधि का इतिहास ये कहता है कि सर्वप्रथम परियोजना विधि का जो विचार दिया था, उन मनोवैज्ञानिक का नाम था जॉन डीवी। और जॉन डीवी के एक शिष्य थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिन्होंने परियोजना विधि को वास्तविक रूप से प्रतिपादन किया था। इसलिए परियोजना विधि का जन्मदाता या जनक किसे माना जाता है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक को। जबकि परियोजना विधि का सर्वप्रथम विचार दिया था जॉन डीवी ने। और परियोजना विधि में जो प्रोजेक्ट शब्द है वो दिया था 1908 में रिचर्ड ने। किस मनोवैज्ञानिक ने? रिचर्ड ने। ये नाम याद रखेंगे। और जो भारत में प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था, वो किया गया था ईसाई शिक्षा संस्थाओं में। यानी ईसाई शिक्षण संस्थाएं थी, उनमें प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी प्रोजेक्ट विधि का सबसे प्रथम जो प्रयोग किया गया था भारत में, वो किया गया था ईसाई शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट 1918 में क्या था। 1918 में जो विलियम हेनरी किलपैट्रिक है, उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड। द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के 4 प्रकार बताए थे। परियोजना विधि के कितने प्रकार बताए थे? 4। और इसके पद यानी सोपान 6 बताए थे, जिसे हम आगे चलकर इनको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो आपको ये बात क्लियर होगी। ये थी कुछ इतिहास के पन्नों की बात। यानी सर्वप्रथम विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया प्रोजेक्ट विधि के लिए? जॉन डीवी ने। जनक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और परियोजना विधि में प्रोजेक्ट शब्द का जो प्रतिपादन किया था, वो किया था 1908 में रिचर्ड ने। और भारत में प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग था, वो ईसाई शिक्षण संस्थाओं में किया गया था। और 1918 में हेनरी किलपैट्रिक की एक पुस्तक थी द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें परियोजना के 4 प्रकार बताए थे और इसके पद कितने बताए थे? 6। तो इन्हें याद रखेंगे। प्रोजेक्ट विधि के पद कितने हैं? 6। और प्रकार कितने हैं? 4, जिन्हें हम आगे चलकर इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि परियोजना विधि का अर्थ क्या होता है। पहले इसको अर्थ को समझते हैं, फिर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। मेरा उद्देश्य आपको इन शिक्षण विधियों को अच्छी तरह से याद करवाना और साथ में समझाना भी है, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्लियर? तो देखिएगा अर्थ क्या है कि परियोजना विधि में बालक छात्र स्वयं अपनी रुचि योग्यताओं से विषय वस्तु का चयन करके उसके प्रति क्या करता है? क्रियाएं करता है। तो देखिएगा इस बात को लिखते हैं अपने कि परियोजना विधि में बालक या छात्र स्वयं अपनी रुचि योग्यताओं से विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु बच्चे को मिलेगी, उसका क्या करता है? चयन करता है। और चयन करके उसके प्रति क्रियाएं करता है। उसके प्रति क्या करता है? क्रियाएं करता है। तो ये इसका सिंपल अर्थ है। फिर अपने शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे कि परियोजना विधि में बालक या छात्र स्वयं अपनी रुचि योग्यताओं से विषय वस्तु का क्या करता है? चयन करता है। और चयन करके उसके प्रति क्या करता है? क्रियाएं करता है। तो इस अर्थ से एक बात सामने आ रही है कि बालक स्वयं अपनी रुचि, यानी बालक स्वयं अपना कार्य करता है और क्रियाएं करता है। यानी बालक स्वयं अपनी क्रियाएं करेगा, तो यानी मुख्य भूमिका किसकी रहेगी इसमें? प्रोजेक्ट विधि में मुख्य भूमिका शिक्षार्थी की रहेगी। मुख्य भूमिका इसमें किसकी रहेगी? छात्र की, यानी शिक्षार्थी की। और गौण भूमिका किसकी रहेगी? अध्यापक की।
गौण भूमिका जो रहेगी वो रहेगी शिक्षक अध्यापक की। तो यहाँ देखिए एक बात सामने आ रही है कि छात्र जो है वो चयन करके और उसके प्रति क्या करता है, विषय वस्तु के प्रति क्रियाएं करता है। तो यहाँ क्रियाशीलता का सिद्धांत भी लागू होता है, यानी प्रोजेक्ट का चयन करने का काम किसका है, शिक्षार्थी का होता है। प्रोजेक्ट का जो चयन करना होता है, प्रोजेक्ट चयन करने का काम किसका है, बालक का है, यानी छात्र का है। अध्यापक केवल क्या करता है, बच्चों के सामने परिस्थिति उत्पन्न करता है, यानी अध्यापक का काम क्या है, परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी विषय वस्तु को बताना। बच्चों के सामने बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी और उसमें से एक का चयन करने का काम किसका होता है, बालक का होता है, छात्र का होता है, और उसके प्रति वो क्या करता है, क्रियाएं करता है। तो यहाँ क्रियाशीलता का सिद्धांत भी लागू हो रहा है। तो ये था इसका अर्थ। तो चलिए जान लेते हैं अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या कर रहा है। ये शाब्दिक अर्थ में अगर बात करें परियोजना विधि का, तो देखिएगा कि जिस विधि से छात्र किसी भी शैक्षिक या शैक्षणिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करता है या तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का क्या करता है, समाधान करता है, उसे हम प्रोजेक्ट पद्धति कहते हैं। यानी यही अर्थ हुआ कि जो बालक है वो स्वयं अपनी रुचि योग्यताओं से विषय वस्तु का क्या करता है, चयन करता है और उसके प्रति क्या करता है, क्रियाएं करता है, और यही क्या है, प्रोजेक्ट पद्धति कहलाती है। अब देखिएगा प्रणेता यानी सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, ये अपनों ने इतिहास में पढ़ लिया कि यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। तो विचार देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉन डीवी, और जन्मदाता वास्तविक रूप से इसका प्रतिपादन किसने किया था, शिक्षा शास्त्री विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने परियोजना या प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। यानी परियोजना विधि में बालक अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है। यानी बालक क्या करता है, प्रोजेक्ट का जब चयन कर लेता है तो उसके बाद अपने अनुभवों के आधार पर क्या करता है, वो सीखता है और स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है। यानी वो बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, बिल्कुल एक प्रोजेक्ट का चयन कर लिया उसी पर सारा काम करते हैं, तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों का क्या होता है, विकास होता है। चलिए अब देखिए परियोजना विधि के सिद्धांत। तो ये था परियोजना विधि का अर्थ और इतिहास। अब देखिए परियोजना विधि के जो सिद्धांत है सिर्फ उनको याद रखेंगे कि कौन कौन से परियोजना विधि के सिद्धांत है, इनके डिटेल से अपने नहीं पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चे क्या रहते हैं, इसमें क्रियाशील रहते हैं। तो मुख्य भूमिका शिक्षार्थी की रहती है और गौण भूमिका शिक्षक की है। दूसरा देखिएगा वास्तविकता का सिद्धांत, यानी बच्चे वास्तविक रूप से प्रोजेक्ट का चयन करते हैं और उसको देखते हैं और उस पर काम करते हैं। फिर देखिए स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो काम कर रहे हैं उन्हीं को करना होता है, उसी पे डिपेंड होता है, बच्चे अपने आप जो सारा काम करते हैं। फिर देखिएगा सदस्यता का सिद्धांत, यानी जो प्रोजेक्ट बच्चों ने चयन किया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए इसको सदस्यता का सिद्धांत इसमें परियोजना विधि में यूज होता है। फिर देखिएगा उपयोगिता का सिद्धांत, यानी बच्चों ने जो प्रोजेक्ट जो काम में लिया है उसकी आगे जीवन में या दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है उस पर भी ये निर्भर करता है। फिर देखिएगा सामाजिक परिवेश का सिद्धांत, यानी बच्चे जो हैं वो इसमें क्या करते हैं, सामाजिक कौशल उत्पन्न होता है, यानी आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर बच्चे क्या करते हैं, मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। तो यानी सामाजिक परिवेश का भी इसमें सिद्धांत अच्छी तरह से लागू हो रहा है। फिर देखिएगा कि जो ये विधि है थार्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियमों पर आधारित है। तो ये थे सिद्धांत। अब देखिएगा कि यह विधि थार्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियमों पर आधारित है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी विधि, ये ऑप्शन बन जाएगा निम्न में से कौन सी विधि जो है वो थार्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियमों पर आधारित है। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। यानी कौन कौन से 3 मुख्य नियम है, ये अपनों ने साइकोलॉजी में पढ़ा है। पहला है अभ्यास का नियम, कोई भी काम है वो अभ्यास के बगैर नहीं हो सकता। फिर है प्रभाव का नियम, जब तक
उसका प्रभाव नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। फिर है तत्परता का नियम, यानी जो काम कर रहे हैं उसके प्रति लगन नहीं होगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो यानी जो प्रोजेक्ट विधि है वो थार्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियमों पर आधारित है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिएगा, हमने इतिहास में बात की थी 1918 की, तो याद कीजिए 1918 में उन्होंने क्या बात की थी कि 1918 में किलपैट्रिक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें प्रयोजना के 4 प्रकार बताए थे। किलपैट्रिक ने 4 प्रकार बताए थे और 6 इसके पद बताए थे। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहले देखिएगा इसके प्रकार। तो पहले देखिए, पहला है सृजनात्मक, रचनात्मक या उत्पादनात्मक परियोजना। परियोजना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। तो पहली जो परियोजना है वो कौन सी है? सृजनात्मक, रचनात्मक या उत्पादनात्मक परियोजना। इसमें कौन कौन सी बातें आएगी, इनको अच्छी तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बना के, और कौन सी परियोजना है, किलपैट्रिक की कौन सी परियोजना है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे सृजनात्मक, रचनात्मक या उत्पादनात्मक परियोजना में कुआं खोदना, भवन निर्माण, मॉडल बनाना, नाव बनाना, पेड़ पौधे बनाना, मिट्टी की गोलियां बनाना, ये सारे किस में रखे जाएंगे? सृजनात्मक, रचनात्मक या फिर उत्पादनात्मक परियोजना में। फिर देखिएगा सेकंड परियोजना जो है उसका नाम क्या है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए और अच्छी तरह से इसको याद भी कीजिए। देखिएगा कि कलात्मक, सौंदर्यात्मक या उपभोगात्मक परियोजना। दूसरे प्रकार की जो परियोजना है वो कौन सी है? कलात्मक, सौंदर्यात्मक या उपभोगात्मक परियोजना। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे या कौन सी परियोजना आएगी बालकों के लिए कि संगीत सीखना, नृत्य करना, गायन करना, कविताएं बनाना, सुनाना, कविताएं बनाना और सुनाना, कहानी बनाना या सुनाना, कथन व चित्रों का प्रशंसात्मक रूप पेंटिंग आदि, यानी प्रशंसात्मक करना या फिर उनकी पेंटिंग बनाना, ये सारे किस में आएंगे? दूसरी प्रकार की परियोजना जिसका नाम है कलात्मक, सौंदर्यात्मक या उपभोगात्मक परियोजना। चलिए आप देखते हैं 3 नंबर जो परियोजना है उसका क्या नाम है। देखिएगा 3 नंबर अपने पास है समस्यात्मक परियोजना, जिसमें कौन कौन से विषय रहेंगे, जैसे जनगणना करना, प्रदूषण, महंगाई व गरीबी की समस्या। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से प्रोजेक्ट विधि का कौन सा प्रकार है जिसमें जनगणना, प्रदूषण, महंगाई व गरीबी की समस्या का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहेगा समस्यात्मक परियोजना में। जनगणना एक समस्या है, प्रदूषण भी एक समस्या है, महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या और गरीबी की समस्या, ये सारे किस में आएंगे? समस्यात्मक परियोजना में। देखिएगा लास्ट जो है परियोजना कौन सी है? अभ्यास की परियोजना। अभ्यास नाम से देखो, अभ्यास की परियोजना जिसमें जैसे सुंदर हस्तलेखन करना, मानचित्र बनाना, चार्ट या ग्राफ बनाना या रेखा चित्र खींचना, ये सारे किस में रहेंगे? अभ्यास की परियोजना में रहेंगे। तो ये थे 4 प्रकार के प्रकार परियोजना विधि के, जिसने किलपैट्रिक ने 1918 में अपनी पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड में बताए थे। ओके, तो चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं परियोजना विधि के सोपान, यानी प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन से सोपान है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो सोपान है उसका अर्थ यहाँ ये है कि एक अध्यापक के द्वारा अपने शिक्षण कार्य को करवाने के लिए किन किन चरणों को उपयोग में लिया जाएगा या किन किन चरणों के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को करवाया जाएगा प्रोजेक्ट विधि में, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परियोजना विधि के सोपान। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से प्रोजेक्ट विधि का कौन सा सोपान नहीं है या कौन सा सोपान है, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि परियोजना विधि का अंतिम सोपान कौन सा है, जो एक बार रीट की परीक्षा में आया भी है। तो यहाँ देखिएगा हमने जैसा कि इतिहास में पढ़ा था, प्रोजेक्ट विधि का जो इतिहास था उसमें हमने किया था 1918 में किलपैट्रिक ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? द फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें इसके 6 पद बताए थे, 6 चरण बताए थे, वही क्या है? प्रोजेक्ट विधि के सोपान है। तो देखिएगा इसमें से कौन कौन से हैं, इनको क्रम वाइज याद रखेंगे। तो देखिएगा पहला है कि परिस्थितियों का निर्माण करना।
एक अध्यापक के द्वारा शिक्षार्थियों के सामने अपने शिक्षण कार्य को करवाने के लिए परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है, परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है कि सामाजिक जीवन में ये परिस्थितियां हैं और आप इन परिस्थितियों को आप देखिए और उनमें से आपको कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा चयन करना है, उसका काम क्या होता है, शिक्षार्थी का होता है। वो किसका काम होता है, शिक्षार्थी का। तो यहाँ पहला पॉइंट है परिस्थितियों का निर्माण करना, जो होता है एक शिक्षक के द्वारा। फिर उन परिस्थितियों में से एक का चयन करना, वो हो जाएगा सेकंड सोपान, और वो काम किसका रहेगा, शिक्षार्थी का रहेगा। जब योजना का चयन हो जाएगा तो उस पर एक प्लानिंग की जाएगी, उस प्रोजेक्ट पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, यानी परियोजना की तैयारी की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी। ये रहेगा तीसरा पॉइंट, यानी इसको कह सकते हैं रूपरेखा तैयार करना। फिर चौथा पॉइंट रहेगा जब प्लानिंग हो गई, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, तो उस पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, परफॉर्मिंग की जाएगी, यानी क्रियान्वयन करना, यानी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना। ये चौथा पॉइंट रहेगा। फिर देखिएगा जब क्रियान्वयन हो जाएगा तो उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जब सारा काम हो जाएगा तो उस पर क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। जब मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा तो अंतिम सोपान क्या रहेगा, उस प्रोजेक्ट का आलेखन किया जाएगा, यानी लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उस पर सारा लेखा जोखा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो परियोजना विधि के ये 6 सोपान है। तो इस तरह से याद रखेंगे, फिर से देखिएगा, अच्छी तरह से याद करना है, क्रम वाइज याद करना है। परिस्थितियों का निर्माण करना, चयन करना, फिर क्या करेंगे, उनकी रूपरेखा तैयार करना, फिर उस पर क्रियान्वयन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, और अंतिम सोपान रहेगा लेखा जोखा तैयार करना, यानी आलेखन करना। ये अंतिम सोपान रहेगा प्रोजेक्ट विधि का। तो ये थे परियोजना विधि के सोपान जो 6 थे। अब देखिएगा परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि के गुण कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से लाभ होंगे, तो इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनता है, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसलिए आपको गुण भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से कम ही चांस होते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन से गुण हैं, देखिएगा पहला गुण है कि यह एक छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि एक छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें काम कौन करता है, छात्र करता है। दूसरा देखिए कि प्रोजेक्ट विधि वास्तविक जीवन में किया जाने वाला कार्य है। वास्तविक जीवन में कैसे, प्रोजेक्ट पर काम करते हैं बच्चे, तो वो एक तरीके से क्या होता है, वास्तविक काम करते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल नहीं होता, वो खुद काम करते हैं। फिर देखिएगा कि तीसरा, प्रोजेक्ट विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये तो हमने अर्थ में भी पढ़ा था कि प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। बच्चे खुद काम करते हैं, और खुद काम करेंगे तो खुद के द्वारा किया गया काम जो है, उससे जो ज्ञान होगा वो अधिक समय तक क्या होगा, स्थायी होगा। अर्जित किया गया ज्ञान क्या होगा, अधिक समय तक स्थायी होगा। फिर देखिएगा कि इस विधि में शिक्षक की भूमिका गौण होती है, और शिक्षार्थी की भूमिका जो होती है वो मुख्य होती है। ये भी हमने पढ़ लिया था। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर देखिएगा कि यह विधि पूर्व ज्ञान पर आधारित विधि है। अब ये पूर्व ज्ञान पर क्यों आधारित विधि है, शिक्षक ने क्या कर दिया, परिस्थितियों का निर्माण कर दिया, और उन परिस्थितियों में से एक का चयन करना है। तो चयन कब होगा, जब बच्चों को उस चीज़ के बारे में पहले से ज्ञान होगा, तभी तो उस चीज़ को क्या करेंगे, वो चयन करेंगे, ऐसे तो चयन कर नहीं पाएंगे। फिर देखिएगा इसलिए ये विधि क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित विधि है। फिर देखिए इस विधि में सीखा गया ज्ञान जो है वो अधिक समय तक क्या रहता है, स्थायी रहता है। बच्चे खुद करते हैं, खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो क्या होता है, अधिक समय तक क्या रहता है, स्थायी रहता है अपनी मेमोरी में। अब देखिए इसकी दोष के भी जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन से दोष हैं। यह विधि जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो पाठ्यक्रम जो है वो समय पर भी नहीं होगा, यानी पाठ्यक्रम समय पर नहीं होगा। अब जब पाठ्यक्रम समय पर नहीं होगा और लंबी होगी तो इसका मतलब वो खर्चीली विधि है, यानी ये विधि क्या है, खर्चीली भी है, और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रोजेक्ट पर काम होता है उसके लिए छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं होती उस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। फिर देखिए कि औपचारिक कक्षाओं में प्रयोग करना ये कठिन होता है। औपचारिक कक्षाओं में इसका प्रयोग करना
कठिन होता है, आसान नहीं होता। फिर देखिए कि ये अनुभवी शिक्षकों का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, अनुभवी शिक्षकों का क्या होता है, अभाव होता है। जो शिक्षक अच्छी तरह से मेच्योर होंगे वो इस विधि को क्या करेंगे, परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, किसमें, प्रोजेक्ट विधि में। तो यहाँ ये भी इसका एक दोष है। फिर देखिएगा 7 नंबर जो पॉइंट है कि यह विधि शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष पर बल देती है। यानी यह विधि जो है, प्रोजेक्ट विधि जो है, वो शिक्षण अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष पर बल देती है, भावात्मक पक्ष पर बल नहीं देती। तो ये थी प्रोजेक्ट विधि जो हमने अच्छी तरह से की। इसमें क्या क्या पढ़ा अपनों ने, सबसे पहले पढ़ा इसका इतिहास, फिर इसका देखा अर्थ, फिर इसके सिद्धांत पढ़े, सिद्धांत, फिर हमने देखा कि इस विधि के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर हम पढ़ा कि इसके सोपान कौन कौन से हैं, इसके गुण कौन से हैं और इसके दोष कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। और अगर फिर भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये थी प्रोजेक्ट विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।